जय हिंद दोस्तों, रक्षित कनक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 5 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, इस्कोवा वॉलेंट्री एसोसिएशन की 35वीं मीटिंग में सवाल जवाब हुआ ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में, ओआरओपी की नीतिगत मामलों से संबंधित। जी हां दोस्तों, जो पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दी जा रही है, जो ओआरओपी में विसंगतियां हैं, पेंशन की विसंगतियां हैं, क्या वो पेंशन की विसंगतियां सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने या फिर सीजीडीए ने दूर कर दी? इस पर दोस्तों एक सवाल पूछा गया सीजीडीए से। क्या पूर्व सैनिकों को जो ओआरओपी दी जा रही है, पेंशन में जो विसंगतियां हैं ओआरओपी की, क्या उसको दूर करा गया है अभी तक? अब दोस्तों सरकार ने क्या जवाब दिया, सीजीडीए ने क्या जवाब दिया, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पीएम मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर दिया गया है और यह लेटर संबंधित है 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर से। जी हां दोस्तों, सभी पेंशनर्स को एक समान फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, फिटमेंट फैक्टर को ज्यादा बढ़ाया जाए 8 सीपीसी में। तो दोस्तों एक एसोसिएशन है जिनके द्वारा 18 जुलाई 2026 को एक लेटर लिखा गया है पीएम मोदी जी को, 8 सीपीसी से संबंधित नया लेटर है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एक और लेटर जारी हुआ है रेलवे बोर्ड की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से, और यह लेटर है 10 जुलाई 2026 का। यह लेटर संबंधित है रेल कर्मचारियों से, यह लेटर संबंधित है हाउस बिल्डिंग एडवांस से। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, एक और लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, और यह लेटर है 17 जुलाई 2026 का। जी हां दोस्तों, सीजीएचएस से संबंधित यह लेटर है, एक ऑफिस मेमोरेंडम है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। जो सीजीएचएस की मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हैं उससे संबंधित दोस्तों ये लेटर है। इस लेटर को मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, सीएपीएफ जवानों की पुरानी पेंशन से जुड़े सुप्रीम कोर्ट केस में 17 जुलाई 2026 को प्रक्रियात्मक सुनवाई हुई। जी हां दोस्तों, एक सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में सीएपीएफ के जवानों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा देने के लिए। तो इसी पर एक छोटी सी नई अपडेट मैं आपको दूंगा सुनवाई के बारे में, हियरिंग के बारे में। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक पेंशनर्स का मेरे पास कमेंट आया है। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर ने मुझे बहुत प्यारा सा कमेंट किया है। अब क्या ये कमेंट किया है ये मैं आपको भी समझाऊंगा और फिर मैं इनके कमेंट का जवाब देना चाहूंगा। क्या है पूरा कमेंट, इसके बारे में आगे बात करूंगा। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। सारी जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, फैमिली पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 30%, और कितनों ने किया है? 69%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए लेटरों की जानकारियां, 8 सीपीसी की जानकारियां, पेंशन की जानकारियां आपको तुरंत मिल सके आपके मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा, क्योंकि सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां ही आपको दी जाती है इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों यहां पर इस्कोवा की 35वीं मीटिंग हुई थी। जी हां दोस्तों, वॉलेंट्री एसोसिएशंस की मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम पेंशनर्स एसोसिएशन शामिल थी, कर्मचारी के संगठन शामिल थे। अब दोस्तों इस्कोवा के द्वारा भारत सरकार के सामने एक प्रश्न रखा गया, और वो प्रश्न था पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली ओआरओपी के बारे में। ओआरओपी में जो पेंशन की विसंगतियां हैं, क्या वो सरकार ने दूर करी हैं? अब सीजीडीए ने क्या कहा ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में, ये मैं आपको समझाता हूं। इस्कोवा की 35वीं मीटिंग में सवाल जवाब हुआ ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में।
ओआरओपी की नीतिगत मामलों से संबंधित अब सीजीडीए ने क्या बताया? जी हां दोस्तों, एक एजेंडा रखा गया था, वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी की नीतिगत मामलों से संबंधित मुद्दे। जी हां दोस्तों, जो पॉलिसी मैटर है, जो विसंगतियां हैं पूर्व सैनिकों की पेंशन में, ओआरओपी में, क्या वो सुधार करा जा रहा है सीजीडी की तरफ से? अब दोस्तों यहां पर सीजीडी ने क्या जवाब दिया? रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या दिनांक 10 जुलाई 2024 और उसके बाद का पत्र दिनांक 4 सितंबर 2024 ओआरओपी 3 के संबंध में सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श और विस्तृत चर्चा के बाद जारी किया गया था। जी हां दोस्तों, कुछ पूर्व सैनिकों ने यह कंप्लेन करी थी कि ओआरओपी में बहुत सारी विसंगतियां हैं पेंशन में। तो दोस्तों, जब इसके बारे में सीजीडीए को बताया गया तो सीजीडीए ने भी कुछ चर्चाएं करी, कुछ लेटर पत्र निकाले पहले, तो उसी के बारे में यहां पे बताया। विस्तृत चर्चा के बाद कुछ लेटर जारी करे गए थे। यह दोहराया जाता है कि ओआरओपी योजना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मान्यता दी गई है, अतः इस मत को बंद माना जा सकता है। जी हां दोस्तों, अब इसका मतलब है कि सीजीडीए को, सरकार को, रक्षा मंत्रालय को ओआरओपी में कोई विसंगति नजर नहीं आई, यानी कि पूर्व सैनिकों को जो वन रैंक वन पेंशन दी जा रही है, ओआरओपी 1 दी गई, ओआरओपी 2 दी जा रही है या फिर ओआरओपी 3 दी जा रही है, तो ओआरओपी की पेंशन में कोई विसंगति सरकार को नहीं लगती। और दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया है। जैसा आपको पता है, सतबीर सिंह जी ने, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया था ओआरओपी की विसंगति को दूर करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया था कि ओआरओपी में कोई विसंगतियां नहीं है, यानी सरकार ने जो ओआरओपी दी है वो बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में सीजीडी ने यहां पे साफ बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं लगता कि पूर्व सैनिकों की पेंशन में कोई विसंगतियां हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है रक्षा मंत्रालय को, सरकार को, इसलिए सीजीडी यहां पे बता रहा है कि कोई गलतियां नहीं है ओआरओपी में। इसलिए दोस्तों इस एजेंडे को क्लोज कर दिया गया। यहां पे लिखा है इस मत को बंद माना जा सकता है, इस चैप्टर को क्लोज कर दिया, यानी ओआरओपी में कोई विसंगतियां नहीं है जो पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन दी जा रही है, ये साफ यहां पे बता दिया। अब आपके अपने विचार क्या हैं इस जवाब पर जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, पीएम मोदी जी को 18 जुलाई 2026 को एक लेटर लिखा गया है पीएम मोदी जी को, और ये लेटर लिखा है जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा। एक पेंशनर की एसोसिएशन है, उनके द्वारा ये लेटर लिखा है, जिसका सब्जेक्ट है हम्बल अपील फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म एंड इनहैंस फिटनेस फैक्टर फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स अंडर द 8 सेंट्रल पे कमीशन, यानी 8 सीपीसी के अंतर्गत सभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स को यूनिफॉर्म और बढ़ा हुआ फिटनेस फैक्टर दिया जाए। अब लिखा क्या है इसमें, आई एम राइटिंग दिस टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू वॉट द कंसर्न ऑफ मिलियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स, यानी पेंशनर्स की भी बात करी है और फैमिली पेंशनर्स की भी बात करी है, तो उससे संबंधित ये लेटर इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है आगे, 8 सेंट्रल पे कमीशन एज ए लीडर हु हैज कॉन्स्टिट्यूटली प्रियोरिटाइज मैक्सिमम गवर्नेंस, easy of living and social security for the elderly. The entire retiree community look up to your decisive leadership with immense hope. जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स को ज्यादा फायदा दिया जाए 8 सीपीसी में, जो हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स हैं उनको ज्यादा फायदा दिया जाए 8 सीपीसी में। अब आगे क्या लिखा है, एज यू आर अवेयर सीनियर सिटीजन एंड फैमिली पेंशनर्स आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन देयर मंथली पेंशन to sustain their lives, address growing medical needs and manage the rising cost of living. जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे बताया है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, वो किस पे डिपेंड है, अपनी मंथली पेंशन पे। तो मंथली पेंशन उनको ज्यादा नहीं मिल रही, जिस वजह से वो अपना जीवन यापन कर सके। तो कहीं ना कहीं उनको कठिनाई हो रही है जीवन जीने में, क्योंकि मंथली पेंशन इतनी हाई नहीं है, कम है। तो दोस्तों यही सब यहां पे लिखा है, चाहे फैमिली पेंशनर्स हो या फिर खुद पेंशनर्स हो। फिर क्या लिखा है, द फिटनेस फैक्टर अंडर द 8 सीपीसी विल बी द प्राइमरी मैकेनिज्म टू डिटरमाइन द रिवीजन एंड एनहांसमेंट ऑफ दिस बेसिक पेंशन। सिर्फ
एक फिटमेंट फैक्टर ही है, एक फिटमेंट फैक्टर ही है जो पेंशनर्स की, फैमिली पेंशनर्स की पेंशन को ज्यादा बढ़ा सकता है और जो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो जीवन यापन है, वो बेहतर हो सकता है। इसलिए ये डिमांड करी है पीएम मोदी जी से कि फिटमेंट फैक्टर को ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि एक फिटमेंट फैक्टर से ही पेंशनर की पेंशन बढ़ सकती है, फैमिली पेंशनर की पेंशन बढ़ सकती है, एक वाइफ की पेंशन बढ़ सकती है। अब दोस्तों मेन मुद्दे की बात करते हैं, जो 3 पॉइंट यहां पे रखे हैं। एंश्योरिंग ए यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर, एक यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, बिना विसंगति वाला फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। वी earnestly pray that a uniform and enhanced fitment factor is granted to all pensioners across all pay matrix level without any slab based disparity। जी हाँ दोस्तों, यानी बिना विसंगति वाला, कोई भी विसंगति ना हो, पे स्केल में, लेवल्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसा फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करना, एक यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करना। दिस विल एंश्योर दैट ए ओल्डर रिटायरी प्री 2016 एंड प्री 2026 रिसीव इक्वल फाइनेंशियल पैरिटी एंड बेनिफिट अलोंगसाइड न्यूली रिटायरिंग एम्प्लॉय। जी हाँ दोस्तों, जो 2016 से पहले के पेंशनर्स हैं या फिर 2026 से पहले के पेंशनर्स हैं, उनकी पे पेंशन में कोई डिसेपरिटी, कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, वो भी बढ़ा हुआ फिटमेंट फैक्टर। तो दोस्तों एक जबरदस्त डिमांड यहां पे रखी है, एंश्योरिंग ए यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर, बढ़ा हुआ फिटमेंट फैक्टर, बिना विसंगति वाला, कोई पे मैट्रिक्स में विसंगति ना हो, ऐसा 8 सीपीसी दिया जाए और उसका फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करा जाए। इकोनॉमी रिलीफ एंड सोशल सिक्योरिटी, सीनियर सिटीजन फेस यूनिक फाइनेंशियल चैलेंजेस, पर्टिकुलरली स्काई रॉकेटिंग हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर डेट आर नॉट फुली कवर्ड अंडर रूटीन स्कीम। काफी पेंशनर्स हैं, बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जिनको मेडिकल से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई दवाइयाँ खा रहा है, किसी को मेडिकल से जुड़ी परेशानी है, तो दोस्तों उनको कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो उस चीज को भी देखते हुए यहां पर ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, इस तरीके का एड्स पे कमीशन दिया जाए, जिससे बुजुर्ग पेंशनर्स को सफर ना करना पड़े, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। यही सब इसमें लिखा है। ए रोबस्ट एंड डिग्निफाइड फिटमेंट मल्टीप्लायर विल ऑफर एसेंशियल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फुलफिलिंग योर विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास, जैसा पीएम मोदी जी का नारा है, वो भी लिखा है इसमें, सबका साथ सबका विकास, यानी सबका साथ हो और सबका एक जैसा विकास हो। तो इस तरीके से 8 सीपीसी को बनाया जाए और फिटमेंट फैक्टर भी उसी हिसाब से दिया जाए। फिर तीसरा पॉइंट रखा है प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली पेंशनर्स, पेंशनर के साथ साथ फैमिली पेंशनर्स को भी प्रोटेक्शन दिया जाए 8th सीपीसी में। ए लार्ज सेगमेंट ऑफ आवर कम्युनिटी consist of age family pensioners, mostly widows, who receive a reduced percentage of pension। जी हाँ दोस्तों, फैमिली पेंशनर्स, एक विडो पेंशनर्स, जिनकी पेंशन कम हो जाती है कुछ सालों बाद, या तो 7 साल बाद या फिर 67 ईयर्स पेंशनर की एज के हिसाब से, तो उस पेंशन को कम ना किया जाए, यानी फैमिली पेंशनर्स को यहां पे बढ़ावा दिया है। यही सब इसमें लिखा है। ए फेयर एंड यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर इज क्रिटिकल टू कीपिंग देम अबव फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, फैमिली पेंशनर्स को यहाँ पे सुरक्षित रखा जाए 8वें वेतन आयोग में, उनको भी फिटमेंट फैक्टर सही तरीके से दिया जाए। तो दोस्तों यहां पर फैमिली पेंशनर्स के बारे में बात करिए। अब लास्ट में दोस्तों, वी लुक फॉरवर्ड टू योर काइंड कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डायरेक्शन टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द 8th सेंट्रल पे कमीशन। अब इसी के साथ दोस्तों यहां पर इस पर विचार करने के लिए कहा है पीएम मोदी जी को, और दोस्तों इसकी कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड 8th कमीशन को भी दी गई है, ताकि वो इन चीजों को भी देखे। तो दोस्तों एक नया लेटर था जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है, बिल्कुल वैलिड एंड जस्टिफाइड एंड सेंसिटिव पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं इस लेटर में। बिल्कुल सही लेटर है जो भेजा गया है पीएम मोदी जी को। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक और नया लेटर जारी करा है 10 जुलाई 2026 का, और ये लेटर भेजा है प्रधान वित्त सलाहकार को, सभी क्षेत्रीय रेलवे को। इसका सब्जेक्ट है 1 अप्रैल 2026 से 31/3/2027 तक रेल कर्मचारियों को
हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर देना। अब दोस्तों इस पूरे लेटर में लिखा क्या है, इससे फायदा क्या होगा, ये मैं आपको दूसरी तरफ समझाता हूं। ब्याज दर, सबसे पहला इंटरेस्ट रेट, इस अवधि के लिए ब्याज दर 7.10% प्रति वर्ष तय करी गई है। यह पिछले सालों की तुलना में कम है। फिर लोन की सीमा, मैक्सिमम लिमिट, रेलवे कर्मचारी अपने घर के निर्माण या फिर नया फ्लैट खरीदने के लिए अधिकतम 25 लाख या फिर अपनी 34 महीने की बेसिक सैलरी जो भी कम हो तक का एडवांस ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, हाउस बिल्डिंग एडवांस से संबंधित यह लेटर जारी करा है रेलवे के कर्मचारियों को, ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। समय सीमा, यह नई ब्याज दर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच स्वीकृत होने वाले सभी हाउस बिल्डिंग एडवांस लोन पर लागू होगी। तो दोस्तों एक नया लेटर था जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों एक और लेटर जारी करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, और यह लेटर है 17 जुलाई 2026 का। एक ऑफिस मेमोरेंडम है जिसका सब्जेक्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सीजीएचएस ऑनलाइन सिस्टम विद भविष्य पोर्टल फॉर द रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं जो रिटायर हो गए हैं, जो सीजीएचएस के अंडर है, जो सीजीएचएस की मेडिकल की फैसिलिटी ले रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर सीजीएचएस को भविष्य पोर्टल से जोड़ दिया गया है। अब क्या लिखा है पूरा लेटर, इससे क्या फायदा होगा, ये मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। दूसरी तरफ सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सुविधा, अब सीजीएचएस ऑनलाइन सिस्टम को भविष्य पोर्टल से एकीकृत कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, एकीकृत कर दिया है यानी उससे जोड़ दिया है, जिससे सीजीएचएस पेंशनर्स कार्ड बनवाने की प्रक्रिया और अधिक सरल, तेज और पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कर्मचारियों को सीजीएचएस का कार्ड बनाने के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी पेंशनर का कार्ड आसान तरीके से बन जाएगा, अधिक सरल होगा, जल्दी बनेगा और पूरी तरह पेपरलेस वर्क होगा। सारा कुछ ऑनलाइन होगा भविष्य पोर्टल के माध्यम से, क्योंकि अब सीजीएचएस को भी भविष्य पोर्टल से एडजस्ट कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। अब मुख्य सुविधाएं क्या मिलेंगी, भविष्य पोर्टल से पेंशन विवरण स्वतः प्राप्त हो सकेगा, पेन आधारित रियल टाइम सत्यापन हो सकेगा, भारत कोष के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान हो सकेगा, दोनों पोर्टल से सीजीएचएस पेंशनर्स कार्ड डाउनलोड की सुविधा मिलेगी पेंशनर्स को, कर्मचारियों को। दोनों पोर्टल से सीजीएचएस का जो पेंशन कार्ड है वो आप डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो दोस्तों एक नया लेटर था सीजीएचएस से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित जो सीजीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं। ये लेटर भी आप मेरे से ले सकते हैं। सारे नए लेटर की जानकारियां आपको मेरे चैनल के द्वारा ही पता लगेंगी और सबसे तेज, सबसे फास्ट जानकारियां आपको मिलेंगी। आगे क्या होगा, अभी क्या चल रहा है, पहले हिस्ट्री क्या थी, A to Z जानकारियां, आपको सब जानकारियां मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां, सब कुछ। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों जैसा आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है और यह सुनवाई है सीएपीएफ को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा देने के लिए, यानी सीएपीएफ के जो जवान हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाए। अब जैसा आपको पता है, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम यहां पे दी जाए, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो सुनती कहां है। तो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी केंद्र सरकार ने। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सीएपीएफ जवानों की पुरानी पेंशन से जुड़े सुप्रीम कोर्ट केस में 17 जुलाई 2026 को प्रक्रियात्मक सुनवाई हुई। सुनवाई हो रही है लेकिन क्या करें, नतीजा नहीं आ रहा, डेट पे डेट मिलती जा रही है। केस की सुनवाई की अगली तारीख 20 अगस्त 2026 तय करी गई है। जी हां दोस्तों, आप यहां पे सुनवाई का पूरा ब्यौरा देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, यह सुनवाई हुई थी 17 जुलाई 2026 को। सुनवाई तो हुई लेकिन तारीख दे दी यहां पे जज ने। अब एक और तारीख मिली है 20 अगस्त 2026। देखते हैं 20 अगस्त 2026 को क्या होता है, क्या फाइनल डिसीजन आ जाएगा या फिर एक और तारीख देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एक और तारीख यहां पे दे दी है
जो सीएपीएफ का जवान इंतजार कर रहे थे कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाएगा, लेकिन अब उनको और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ और एक और तारीख आगे दे दी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी, ये 5 जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। इन जानकारियों से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों जो मेरे वीडियो देखते हैं कुछ पेंशनर्स, कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है, 0% जानकारी है, वो उल्टे सीधे नेगेटिव क्वेश्चंस करते रहते हैं, उल्टा सीधा मेरे को बोलते रहते हैं। और कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो जानकार हैं, वो जानते हैं कि जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो बिल्कुल सही दे रहा हूं। अब दोस्तों जिनको जानकारी नहीं है पेंशनर्स को, वही कहते हैं कि आप तो झूठे वीडियो बना रहे हो, आपको तो कोई जानकारी नहीं है, आप सिविलियन हो, फौज के बारे में कैसे जानते हो। मेरे पास एक और कमेंट आया था बहुत पहले कि आप सिविलियन हो तो आप फौज की जानकारी कैसे दे रहे हो, आपको फौज पर वीडियो नहीं बनानी चाहिए। मैं उनसे सवाल करता हूं, ऐसा कहीं लिखा है कि एक सिविलियन बंदा फौज की जानकारी नहीं दे सकता? जानकारी है तो वो दे सकता है, हर एक को जानकारी दे सकता है। जब आप फौज में भर्ती हुए थे तो क्या जब आप पैदा हुए तभी आप फौज में चले गए या बाद में भर्ती हुए? आप इसका जवाब दीजिएगा। जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को नॉलेज है, चाहे वो किसी की भी चीज की हो, तो वो कहीं भी किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये सिविलियन है या फिर ये कुछ और है। तो दोस्तों उसके कैरेक्टर को जज मत करिए, उसके कैरेक्टर को जज मत करिए, उसके ज्ञान पर फोकस करिए, वो क्या बता रहा है उस पर फोकस करिए। तो ये आपकी मानसिकता दिखाता है कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं अगर आप इस तरह सोचते हैं किसी के बारे में। अब दोस्तों ऐसी एक पेंशनर हैं जो कमेंट करते हैं मुझे। जी हां दोस्तों, ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आए कि आपके बीच ऐसे कैसे पेंशनर्स हैं, जिनकी मानसिकता क्या है, वो क्या सोचते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एक अर्जुन सिंह है, ये लिखते हैं मुझे, आपकी इमेज जनता के नजरों में बिल्कुल 0 हो गई है। जी हां दोस्तों, ये मुझे लिख रहे हैं कि मेरी इमेज जनता की नजरों में 0 हो गई है, यानी ये मुझे ऐसा लिख रहे हैं। अगर आप समझदार हैं, अगर आप जानकारी रखते हैं, तो आपको खुद ही पता होगा कि मैं क्या जानकारियां देता हूं। सारे लेटर मेरे पास पीछे होते हैं, A to Z जानकारियां मैं आपको लेटर के बेस पे बताता हूं। जो झूठी जानकारियां होंगी वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आप इस पर विश्वास मत करिए, ये झूठी जानकारी है। जो पॉसिबिलिटी है, जो मिल सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूं। बिल्कुल सही ऑथेंटिक जानकारियां मैं आपको देता हूं, लेकिन तब भी ये लिखते हैं आपकी इमेज जनता की नजरों में बिल्कुल 0 हो गई है। अब मेरे को किसी को क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूं, मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खुद अगर कोई समझदार होगा तो वो खुद ही समझ जाएगा। अब दोस्तों मैंने नीचे क्या लिखा, मैंने इनका जवाब दिया, होने दो, मेरे को कोई असर नहीं पड़ता। जी हां दोस्तों, जो कोई समझता है कि मेरी इमेज 0 हो रही है किसी के सामने, तो वो होने दो, मैं उसका क्या कर सकता हूं। मेरी इमेज मूर्खों के लिए कोई मायने नहीं रखती। जी हां दोस्तों, जो मूर्ख होते हैं तो उनको मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, मेरे को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। जो समझदार होगा, जो ज्ञान रखता होगा, वो खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या जानकारियां दे रहा हूं। तो मूर्खों को मैं बिल्कुल नहीं समझा सकता, और मूर्खों के लिए मेरी इमेज मायने नहीं रखती। जी हां दोस्तों, मेरी इमेज मूर्खों के लिए मायने नहीं रखती। जो बोलना चाहते हो वो दिल खोलकर बोलिए, मेरे पे कोई असर नहीं पड़ता। वीडियो देखना है देखिए, नहीं देखना मत देखिए, आपके ऊपर है। मैंने तो आपको नहीं बुलाया था वीडियो देखने के लिए, खुद ही आप आए हो। तो अगर जानकारियां आपको समझ में आ रही हैं, नई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो देखिए वीडियो को, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। तो दोस्तों जो मूर्ख होते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, तो दोस्तों उनके लिए मेरी इमेज मायने नहीं रखती, और ना ही मैं उनके लिए कोई जस्टिफिकेशन देता हूं, क्योंकि वो मूर्ख है। जितना भी समझाओ उल्टी सीधी बातें करेंगी, जैसे कि ये खैर, ये मैंने आपको समझाई कुछ जानकारियां, कुछ चीजें मैंने आपको समझाई हैं। बाकी आप समझदार हैं, सही जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो और क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई नई जानकारी आएंगी तो मैं आपको जरूर देता रहूंगा। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।